सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात जो हम लोगों ने की थी वो क्लास 9th में की थी। क्लास 9th की जो बातें थी वो सब की सब मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद फिर क्लास 10th में पॉलिनोमियल में नया क्या पढ़ना है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी वो याद होगा आपको, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि कुछ टर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट, जैसे कि 1, 2, 3 है ना, -4 है ना, -5 है ना, ये सारे नंबर ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे वो सिंबल लिखे हुए हैं बोर्ड पर जो कि क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट कहलाते हैं? क्योंकि ये ऐसे सिंबल लिखे हुए हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। इनको सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन की जा सकती है, इसलिए ये सारे के सारे टर्म क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। फिर इसके बाद आपने दूसरे टर्म क्या पढ़े थे, याद करो। दूसरे टर्म होते थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते थे, जैसे x हो गया हमारा, y हो गया, z हो गया। इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उनसे डिनोट करते हैं हम A, B, C है ना, एटसेट्रा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टर्म की और वेरिएबल की, तो इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने लिखा यहाँ पर बी ये एक सिंबल लिखा, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर ये एक वेरिएबल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b = 1, b = 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर b = 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, b = क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो b = 5 लिख सकता हूँ, है ना, कुछ भी वैल्यू हम b के इक्वल टू में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर केवल 1 लिखा, क्या लिखा बच्चों, 1 लिखा, तो 1 के इक्वल टू में सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के इक्वल टू में मैं अब और कुछ नहीं लिख सकता। जैसे सपोज करो मैंने -4 लिखा, तो -4 के इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ -4 ही लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाले जो सिंबल हैं वो ऐसे सिंबल हैं जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू इधर पुट कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाले जो सिंबल हैं, इन सिंबल को जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू के इक्वल हो सकते हैं ये, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और ऐसे सिंबल जिनकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू आप उनको दे सकते हो, ऐसे जो सिंबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस ये हो गया कि कांस्टेंट टर्म वो सिंबल होते हैं जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, इस एक से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं की जा सकती। जबकि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन की जा सकती है, कोई भी कितनी भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो ये डिफरेंस होता है कांस्टेंट और वेरिएबल में। कांस्टेंट और वेरिएबल की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास लिखा हो एक कांस्टेंट, कहीं पर एक लिखा हो कांस्टेंट और वहां पर उसके साथ में लिखा हो एक वेरिएबल, क्या लिखा हो, एक वेरिएबल लिखा हो, और वेरिएबल की पावर लिखी हो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक कांस्टेंट टर्म ले लो जो आपके मन में आता हो इनमें से, तो मैं आपने एक कांस्टेंट टर्म ले लिया, जैसे मान लो ले लिया 5, क्या ले लिया 5। एक ले लिया वेरिएबल, इनमें से वेरिएबल सपोज करो आपने ले लिया कुछ भी x ले लिया, ओके, और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर उसकी पावर लगानी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना, ये मतलब हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर का। ओके, तो यहाँ पर कोई भी पावर लगा दो नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी 3। तो अब ये आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसमें से ये जो नंबर है, ये वाला नंबर है हमारा क्या, कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। ये हमने क्या लिख दिया है, अपना एक वेरिएबल, ठीक है, क्या लिख दिया है, एक वेरिएबल लिख दिया है, और ये हमने क्या लिख दी है, उसका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख दिया है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों, ऐसे। ओके, अब ये ऑल्सो आप जानते हो कि ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। पहले तो हम ये समझ लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो ये वाली बात ध्यान रखो कि जैसे ये कांस्टेंट लिखे हुए हैं और ये वेरिएबल लिखे हुए हैं, इन कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस के बीच में अगर मैथमेटिक्स के ऑपरेशन लगा दिए जाए, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो जो बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखकर दिखाता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना इस वाली बात को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखकर दिखा रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने यहां पर कोई भी सिंबल ले लिए, जैसे मान लो ले लिया मैंने जेड ले लिया, मैंने यहां से कोई एक और नंबर ले लिया, कांस्टेंट टर्म ले लिया 3z, है ना, और इसकी यहां पर कोई एक पावर ले ली, अगर मर्जी आपकी लेना चाहो तो ले लो, ऐसे ऐसे ले लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैंने यहां पर लिखा 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ऐसा लिख दिया। तो अब ये भी क्या लिखा हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर से मैंने यहां पर लिखा 5x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4, ऐसा। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स और उनकी पावर का क्या कराया जा रहा है, कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, साथ में प्लस माइनस से ऐड कराया जा रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो इसमें ये वाला जो टर्म है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो एक कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिखा हुआ है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखी हुई है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल वाला टर्म है। यहां पर ध्यान दो, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल वाला टर्म है, ये भी 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 एक पॉलिनोमियल वाला टर्म है। तो इसमें ये जो ईच टर्म है, ये इसको ईच को आप क्या कह रहे हो, टर्म, इसको आप क्या कह रहे हो, टर्म कह रहे हो। ये क्या है, टर्म। इसमें कितने टर्म हैं, यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि इसमें 2 टर्म यूज किए गए हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म यूज किए गए हैं, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला, है ना। इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 3 टर्म यूज किए गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। उनके बेसिस पर हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि अगर एक टर्म लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक टर्म लिखा हो, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक टर्म सिर्फ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है। तो ऐसे इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका नाम हमने क्या रखा है, मोनोमियल। ठीक है, क्या नाम रखा है, मोनोमियल। और इसके अलावा अगर ऐसा आ जाता है 3x² प्लस 5x, है ना, तो हमने इसको क्या नाम दिया है, क्योंकि यहां पर 2 टर्म है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म लिखे होंगे तो हम उसको नाम क्या रखेंगे, बायनोमियल। क्या नाम रखेंगे, बायनोमियल। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म लिखे हुए हैं, सच दैट कि ईच टर्म उसका एक पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, तो मैं यहां पर इसको क्या नाम दूंगा, ट्राइनोमियल। क्या नाम दूंगा, ट्राइनोमियल नाम दूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर 4 टर्म हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं, 6 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि इतने अलग अलग टर्म को अगर हम अलग अलग नाम देंगे तो बहुत सारे नाम हमें रखने पड़ेंगे। तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया और उस जनरल एक्सप्रेशन का नाम हमने रख दिया पॉलिनोमियल। मतलब हमने सोचा कि यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल, जितने भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जितने भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें एक खास बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता है। ठीक है, लिख लिया हमने एक कांस्टेंट टर्म, उसको मैंने A0 से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, A0 से। ठीक है, इस बात का मतलब ये भी है कि जैसे मैं यहाँ पर आपसे पूछूं क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं 5 एक पॉलिनोमियल है, तो आप आंसर दोगे कि हाँ 5 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 5 को ऐसे लिखा जा सकता है 5 = 5, है ना, और या फिर इसको 5 × 1 लिखा जा सकता है, और फिर F1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। अब ये देखो ये कौन सी वाली कंडीशन आ गई,
कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एक पॉलिनोमियल में। तो ये जो टर्म है ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, है ना। और तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 5 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मैं 2 का पूछूं आपसे, तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 2 × 1 और 2 ऐसे, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, आप पढ़ के आए हो। तो यानी कि जो 2 है वो किस में, ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल की पावर क्या, वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या लिखी हुई है, कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए 2 भी क्या होता है, एक 2 भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। इसी तरह से -3 की हम बात करें, चलो तो -3 × 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 × x की पावर 0। तो ये भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव। यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने देखा है कि जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा होता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, तो वो इस तरह से होता है कि वहां पर एक कांस्टेंट टर्म है अगर, तो उस कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल की पावर क्या लिखी जा सकती है, 0। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x की पावर 0, ठीक है, ऐसे। और वहां पर हमें कैसे टर्म देखने को मिलते हैं, फिर से हमें कोई एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलता है, तो वो उसका नाम हमने रख दिया 1, और जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 देखने को मिलती है ना, ऐसा, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमें ऐसा टर्म कोई एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलता है ना, उसका नाम मैंने a2 रख दिया, a2, और इसके साथ क्या लिखा होता है, वेरिएबल की पावर 2। क्या लिखा होता है, वेरिएबल की पावर 2 लिखा होता है, ओके। तो ये जो 0 लिख रहा हूं मैं, सच दैट जैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका नाम मैंने a0 दिया है ना। और इसको इस तरह से रखा है कि जहां पर इसकी पावर 0 है उसका नाम a0, जहां पर एक वेरिएबल की पावर 1 है तो उस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया है a1, ठीक है। इसकी a1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही मैंने जो x² वाला टर्म है उसके साथ भी मैंने देखा कोई कांस्टेंट टर्म लिखा रहता है, तो उसका नाम रख दिया मैंने a2। फिर इसके बाद x3 और यहां पर लिख लो a3। इस तरह से ये टर्म चलता चला जाएगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से ये टर्म चलता चला जाएगा। अब आप क्या करोगे, कहां तक जाएगा ये, तो हमने कहा ये जाएगा nth टर्म तक। कहां तक जाएगा, n तक। वहां पर ऐसे ये कांस्टेंट टर्म चलते जाएंगे और ये nth टर्म वाला कांस्टेंट होगा जब x की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे टर्म है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टर्म लिखता हूं, फिर 2 टर्म लिखता हूं, फिर 3 टर्म लिखता हूं, फिर 4 रहे होंगे, 5 रहे होंगे, 6 रहे होंगे, तो हमने एक टर्म के लिए मोनोमियल नाम दिया, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल दिया, 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल दिया। हमने कहा 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 हजार कितने भी हो सकते हैं, तो हमने कहा वो सब के सब इस फॉर्म में रहे होंगे जिसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म रहा होगा, कुछ x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने कहा कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो ऐसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के तैयार हो रहा होगा और उसका नाम हमने जनरल नाम रख दिया क्या, पॉलिनोमियल। क्या नाम रख दिया, पॉलिनोमियल। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की क्या है, जनरल टर्म हो गई, है ना। जिसमें अगर सिर्फ एक टर्म लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म इंक्लूड कर लिए गए तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। 3 टर्म इंक्लूड कर लिए गए तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। 4, 5, 6, 7 कितने भी इंक्लूड कर लिए गए, सबका नाम क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। और एक चीज और ये कि जितने भी कांस्टेंट टर्म लिखे होते हैं, है ना, वो भी सब पॉलिनोमियल होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर, कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी कुछ ना कुछ पावर आपको देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसको समझिए आप ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरह से 3x, ठीक है। 3x एक लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक पॉलिनोमियल में कहूं लिखा हुआ है।
इसमें इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर 1 है। तो अगर इसकी पावर 1 है तो इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे, उन पॉलिनोमियल का सबका नाम क्या रखा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम रखा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या नाम रखा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसे वाले केस जिसमें पावर 1 होती है ना, उनकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। अगर एक टर्म लिखा हो, जैसे ये मोनोमियल लिखा है, तो उसमें एक ही टर्म लिखा होता है, तो उसकी हम डिग्री निकाल सकते हैं। और इसकी अगर हम डिग्री निकालते हैं बच्चों, तो इसकी जो डिग्री निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 1। क्लियर है ये वाली बात। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल, इसकी वेरिएबल की जो पावर है वो ही इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अगर एक टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है, तो जो वेरिएबल की पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहां पर 1 लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा हो सर, तो इस तरह से लिखा हो, तो यहां पर तो वेरिएबल की 2 पावर लिखी हुई है। अब इनमें से कौन सी डिग्री कहलाएगी, तो मैंने कहा कि अगर एक टर्म लिखा हो तो वेरिएबल की पावर ही डिग्री बन जाती है। लेकिन अगर 2 टर्म लिखे हों तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री बनेगी। अगर 2 टर्म लिखे हो तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री बनेगी। तो इसमें से दो जगह वेरिएबल लिखा है, इसमें यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, 2 बन के तैयार होगी। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी, उनका नाम हम क्या रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम रखेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ओके, अब मान लो 3 टर्म आ जाते सर, तो इस तरह से हो जाता। तो मान लो एग्जांपल के लिए 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x ऐसा आ जाता, तो है ना। तो अब यहाँ तो 3 टर्म है, तो अब यहाँ पर डिग्री कैसे देखेंगे, तो मैंने कहा अगर एक टर्म लिखा हो तो वेरिएबल की पावर डायरेक्टली डिग्री कह सकते हो आप। 2 टर्म लिखा हो तो हाईएस्ट पावर देखनी है। 3 टर्म लिखा हो तब भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ये वाली बात क्लियर है। तो यहाँ पर 3 टर्म लिखे हुए हैं, इनमें से जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी दिखाई दी आपको, 3 दिखाई दी। तो आप क्या कहोगे कि इसकी डिग्री क्या है, 3। ठीक है बच्चों, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, डिग्री 3। ओके, और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, इस तरह के पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाली बात क्लियर है। तो एक अगर सबसे हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1, और पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कई सारे टर्म हैं और उनमें से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी और उस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं और उनमें से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो हम कहेंगे डिग्री 3 होगी, और ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से मान लो अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x, इस तरह से, है ना, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि देखो हमारे पास एक से ज्यादा टर्म लिखा हुआ है, तो इसमें जहां भी वेरिएबल लिखे हुए हैं उन सबकी पावर में आप सबसे बड़ी वाली पावर को ढूंढो। तो इनमें से सबसे बड़ी वाली पावर आपको कहां पर दिखाई दी, ये वाली दिखाई दी, है ना। यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वाली पावर है वो यहाँ दिखाई दी। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, है ना। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4 होगी। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे उनका नाम क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिग्री के बेसिस पर, है ना। उनकी डिग्री के बेसिस पर इस तरह से पॉलिनोमियल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक और चीज अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो सिर्फ ऐसे लिखा हो, 5 लिखा हो सर, तो सिर्फ मान लो अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हो, तो इस तरह के पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है। तो मैंने कहा इस 5 को लिखा जा सकता है 5 × 1, है ना। 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁴, है ना।
किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी, जरूरी नहीं x की पावर 0 लिखो, b की पावर 0, a की पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले लो उसकी पावर 0 लिख लो। तो आपने देखा कि ये जो 5 है ये ऐसा दिखने लग गया। अब इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 0 है ना। तो इसकी जो डिग्री हुई वो कितनी हुई बताओ, इसकी जो डिग्री हुई बच्चों वो कितनी हुई, तो आपने कहा 0 हुई। इसकी डिग्री कितनी हुई, 0 हुई। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 को हमने लिख लिया 5 × 1 और यहां पर क्या बन गया ये 5 × x की पावर 0। और फिर हमने देखा कि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। तो हमने क्या कहा कि इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और फिर यहाँ से आप और भी कोई भी अगर आप लिखते हो, जैसे 2 लिखते हो, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था इस जगह पर, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। तो इनमें सब में अगर आप डिग्री निकालते हो तो इनकी सबकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी ऑलवेज उनकी जो डिग्री होती है बच्चों वो क्या होती है, ऑलवेज उनकी डिग्री 0 होती है। क्या लिख लोगे, ऑलवेज इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आपसे कर लेता हूं। जो ये पॉलिनोमियल होते हैं, आपने कहा कि इस तरह के टर्म वहां दिखते हैं, ऐसे करके दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो टर्म होता है ना, जैसे यहाँ पर जो a लिखे गए हैं उनमें से कोई भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब आगे जो आप नंबर यहाँ पर लिखते हो ये कभी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर ये एक 0 के इक्वल रख दिया किसी बच्चे ने, तब उस केस में क्या होगा, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं 5x3, तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो 5 है, ओके, और ये वेरिएबल है और ये उसकी पावर है। तो उस केस में जो डिग्री होगी इसकी वो डिफाइन की जा सकती होगी, है ना। जो इसकी डिग्री होगी वो डिफाइन की जा सकती है। वो इसकी डिग्री कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। लेकिन अगर सपोज करो किसी बच्चे ने 5 की जगह 0 पुट कर दिया, इस तरह से पुट कर दिया 0x3, ऐसा पुट कर दिया, 5 की जगह 0 लिख दिया आगे। मैंने कहा आगे 0 नहीं लिखना, लेकिन बच्चे ने फिर भी 0 लिख दिया आगे। तो क्या होगा कि 0 × x3 करने पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अभी आप अगर देखो तो इसकी डिग्री आप क्या कहोगे, 3 कहोगे, ठीक है। तो चलो मैंने थोड़ी देर के लिए डिग्री लिख दिया, 3 लिख दिया, ओके। फिर मान लो बच्चे ने क्या किया, यहाँ 0 लिखा और यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना, ऐसा कोई टर्म लिखा हुआ था, ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था। उसका आंसर भी क्या निकल कर आएगा, 0। 0 का मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर से कराएं 0 ही आता है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो आंसर है कि इसकी डिग्री अगर हम देखें तो इस वाले 0 की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ऐसे ही सपोज करो किसी बच्चे ने ऐसा x की पावर 100 ऐसा लिखा हुआ था, तो 0 का मल्टीप्लाई x की पावर 100 में कराओगे तो यहाँ 0 आएगा। अब इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री जो निकल कर आएगी वो 100 निकल कर आएगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 100 ही है। तो लेकिन यहाँ पर तो देखो 0 की, जब यहाँ पर 0 लिखा हुआ था तो डिग्री 3 थी, यहाँ 0 लिखा हुआ था तो डिग्री 2 थी, यहाँ 0 लिखा हुआ तो डिग्री 100 थी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो 0 है ना, इसके पास यहाँ पर अगर मैं इसको छुपा लेता हूं तो आप बता सकते हो कि इधर पावर में क्या लिखा होगा सच दैट कि यहाँ पर 0 आया होगा। तो क्या कोई बच्चा कहेगा पीछे 3 लिखा हुआ है, कोई बच्चा कहेगा 2 लिखा हुआ है, कोई बच्चा कहेगा 100 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो इसके पीछे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने पर तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर आप 3 कहोगे तब भी आंसर ठीक होगा, 2 कहोगे तब भी आंसर ठीक होगा, 100 कहते हो तब भी आंसर ठीक होगा। तो यहाँ जो x की पावर है इसको मैं छुपा लेता हूं, तो आप ये नहीं बता सकते कि इस जगह कौन सा नंबर लिखा हुआ है ना। तो हर बार डिग्री का आंसर आप कुछ भी दे सकते हो इनमें से। तो इसलिए आपने कहा कि नहीं, देखो जब भी यहाँ पर अगर आगे 0 लिखा हो तो यहाँ x की पावर कुछ भी हो सकती है, हर बार आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिग्री है ये फिक्स नहीं है, ये जो आप लिख रहे हो ये फिक्स नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास इस तरह के नंबर कभी आ जाते हैं जहां पर आगे 0 लिखा हुआ है तो उनकी डिग्री फिक्स नहीं होती है, या मैं कहूं कि उनकी जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। जैसे मैंने यहां पर हाथ को ऐसा रखा और मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहां पर 0 आंसर आया है, बताओ x की पावर कितनी रही होगी।
तो आप नहीं बता सकते हो कि कितनी रही होगी। तो इसका मतलब जब ये पावर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते तो आप उसकी डिग्री कैसे डिफाइन कर पाओगे, है ना। तो जब आपको पावर ही नहीं पता तो उसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, डिग्री क्या रहती है, नॉट डिफाइन रहती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें एक ही वैल्यू 0 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे यहां पर 0 लिखा मैंने और x की पावर कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो इस तरह के पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 0 होगा। उनकी जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्या होगी, नॉट डिफाइंड, ओके। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर है ये वाली बात, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती वो सब क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये वाली बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म पर जाने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेरिएबल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता है। अब हम ये तो बात समझ आ गई कि पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक वेरिएबल होता है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अब ये जो x का आगे ये जो कांस्टेंट टर्म लिखा होता है इसको हम x का कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ जो भी लिखा होगा वो इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे कि इसका जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसे में एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या आप आंसर दोगे, 3 आंसर दोगे। ऐसे एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे, 2 आंसर दोगे। तो यानी कि ये जो वेरिएबल, जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो लिखी होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है, उसके साथ वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है वही उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। तो जहाँ पर हमने जितने भी टर्म लिखे हैं, जहाँ भी लिखे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर पूछा ऐसे, ये इसका कोएफिशिएंट बताओ तो आप क्या कहोगे, 3 होगा। ऐसे रैंडमली मैंने यहाँ पर पूछा कि इसका x की पावर 3 का कोएफिशिएंट बताओ तो क्या होगा, तो आप कहोगे 3। ऐसे मैंने यहाँ पर पूछा कि x का कोएफिशिएंट बताओ तो आप क्या कहोगे, 0 है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका आंसर देते हो। तो ये कोएफिशिएंट वाला टर्म है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई प्यारे बच्चों, बेसिक वाली बातें जो क्लास 9th लेवल पर आप पहले से पढ़ कर आए हो। अब हम इसके बाद बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल बच्चों जो हमारे पास होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके सामने, लाइक मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को किस वेरिएबल की टर्म में लिखा गया है, तो आंसर है यहाँ पर ये जो x है ये एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज किया गया है। तो अगर ये x एज अ वेरिएबल यूज किया गया है तो हम कहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, x यूज किया गया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है इन x। इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, तो ये इसको px से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतनी बात तो सर समझ आती है। नाउ अगर आपके सामने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हो, अगर आपके सामने क्या लिखा हो, एक पॉलिनोमियल लिखा हो, और उस पॉलिनोमियल में अगर आप x की कोई वैल्यू पुट कर देते हो तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहलाती है। उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। ये वाली बात क्लियर। तो यहाँ पर जैसे मैं x की कोई वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, जैसे मान लो x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करने पर देखो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x की यहाँ पर अगर 1 लिखा ना मैंने, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1, तो इसका मतलब यहाँ पर थ्रू आउट x की वैल्यू 1 रखी जाएगी। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 3, इस तरह से। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2, और यहाँ पर क्या बनेगा, 5, और यहाँ पर 3। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 + 5 + 3, ऐसा करके बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि
2 + 5 + 3 हमारा आंसर आया। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 10। क्या आंसर आया, 10 हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ px एट x = 1 कितना आता है आंसर, 10। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पर कितनी आई है, 10 आई है। क्लियर है ये वाली बात। फिर से ये कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो 1 पुट करने पर जो हमारा आंसर आया उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल एट x = 1 कितनी आती है, 10 आती है। ये वाली बात क्लियर है। इसी तरह से मैं ये तो हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर मैंने सपोज करिए लिखा -2x² + 5x और -3। इस तरह से मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में मैंने x की कोई वैल्यू पुट की। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की। तो 1 पुट करने पर देखो बच्चों क्या होगा, 1 पुट करने पर यहाँ पर क्या होगा, -2 × 1² + 5 × 1 - 3। ऐसे इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, -2। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, +5 और ये -3। तो इसको सॉल्व करने पर -2 -3 -5 और +5 मिलकर आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम कहेंगे x = 1 is a 0, x = 1 is a 0 of गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये दोनों टर्म में डिफरेंस समझो। हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर 0 के अलावा कुछ और आता है तो हम ये कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पर कितनी है, 10। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 पुट करने पर या कुछ भी वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर हमारा क्या आ गया, 0। इस पॉलिनोमियल में हम कोई भी वैल्यू पुट कर करके देख रहे थे, उसमें वैल्यू पुट करने पर अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x = 1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। एंड वैल्यू ऑफ px एट x = 1 क्या है, 0। अगर वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1 is equals to 0, then this is called 0 of this polynomial। क्लियर है ये वाली बात। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक और टर्म लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है लाइक दिस, x² - 4। ठीक है, ऐसा एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब यहां पर किसी बच्चे ने 1 पुट किया। ठीक है, तो 1² - 4 सॉल्व किया, आंसर -3 आया। फिर किसी बच्चे ने 2 पुट किया, तो यहां पर आंसर आएगा 2² माइनस क्या, 4। तो 2² कितना होता है, 4, और 4 - 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो x = 1 पर हमारा आंसर -3 आ रहा है, x = 2 पर हमारा आंसर 0 आ रहा है। अब सपोज करो x = 3 रखा हमने। ठीक है, x = 3 रखा, तो 3² - 4, 3² कितना होता है, 9, और 9 में से 4 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने एक पॉलिनोमियल के अंदर डिफरेंट वैल्यू पुट की, तो ये सब की सब क्या है, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1, x = 2, x = 3 पर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर ये वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की, कहां पर, एट x = 1। ठीक है, इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की एट x = 2। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की एट x = 3। अब इन वैल्यूज में से जहां पर भी इसका आंसर 0 है वहां पर जो x = समथिंग होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा।
तो इसमें से देखकर बताओ कि x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया है। तो आपने कहा x इक्वल्स टू 2 के लिए, तो आप क्या लिखोगे तो आप लिखोगे कि x इक्वल्स टू 2 इज आ जीरो, x इक्वल्स टू 2 इज आ जीरो ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल, जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल था उसका। तो x इक्वल्स टू 2 इसका क्या है बच्चों, एक जीरो। ये वाली बात क्लियर है। फिर से एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर मैंने लिखा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। यहां पर हम एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो x इक्वल्स टू, किसी बच्चे ने यहां पर -2 लिखा होता, तो -2 पुट करने पर देखो क्या होता, -2 का स्क्वायर और -4, ऐसे अगर मान लो लिखा होता तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाता और 4 -4 करने पर आंसर क्या आता, 0। तो हमें एक और वैल्यू मिली जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू -2 भी क्या है, एक 0, इज आ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो ये होता है जीरो का देखना, जहां जहां आंसर जीरो हो जाते हैं वो x की जो वैल्यू होती है वो उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या कहलाती हैं, जीरो कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसमें जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से समझिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिकली या एनालिटिकली हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि यहां पर आपने सर देखो जब पॉलिनोमियल के जीरो निकाले तो पहले आपने एक पॉलिनोमियल लिखा था सिर्फ, मतलब एक जीरो इसका निकाल कर दिखाया था, फिर थोड़ी देर बाद आपने एक और निकाल कर दिखा दिया। क्यों, तो क्या इसका और भी निकाले जा सकते हैं, क्या इसके और भी जीरो हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम रैंडमली करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर चलो मैं कुछ लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा जैसे x + 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल आपको दिया, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया। ये जो पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया इसका नाम भी चलो हम लिखते चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लिख देते हैं। क्या नाम लिख देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, है ना, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में जब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करो हमने -1 पुट किया, है ना, तो -1 पुट करने पर क्या होगा, -1 पुट करने पर -1 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर आप 1 पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं, कुछ भी अगर आप पुट करते हैं तो आप देखोगे कि 1 + 1 आंसर क्या आ रहा है, 2। तो इस पॉलिनोमियल के हमें कितने जीरो मिले, तो एक ही जीरो मिला। आप और भी पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू पर इसका आंसर जीरो आ रहा है, वो है x इक्वल्स टू -1। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू -1 इज आ जीरो ऑफ px, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उस लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता है, उसका कोई भी एक ही वैल्यू x की जीरो होती है, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 1। अब यहां पर ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा था, ये जो पॉलिनोमियल था ये कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने यहां पर देखा x इक्वल्स टू कहां पर, 2 पर ये जीरो हो रहा था, x इक्वल्स टू -2 पर भी क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। इसके अलावा कोई और वैल्यू पर भी ये जीरो हो रहा होगा, तो आप रैंडमली बाय ट्रायल एंड एरर कर करके देखोगे तो आपको कहीं और पर वो जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, उनके कितने सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, एक ये x इक्वल्स टू 2 पर जीरो होगा और एक x इक्वल्स टू -2 पर, तो यानी कि उनके सिर्फ 2 ही जीरो हो सकते हैं। तो यहां पर गौर करने वाली बात ये कि ये लीनियर पॉलिनोमियल थे, उनकी जो डिग्री थी वो 1 थी, तो उनका जीरो भी 1 ही निकल कर आ रहे थे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने ध्यान से देखा तो इसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके जीरो कितने निकल कर आ रहे थे, 2 निकल कर आ रहे थे। ये वाली बात ध्यान देने वाली थी। तो हमने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, तो हमने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप निकाल कर देखते हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बाई क्वाड्रेटिक यानी x की पावर 4 हो
तो कितने उसके जीरो निकल कर आएंगे, तो आंसर 4 जीरो निकल कर आएंगे। इसी तरह से 5 जीरो निकल कर आएंगे, 6 जीरो निकल कर आएंगे। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड यहाँ पर बाई ट्रायल एंड एरर चेक करते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट आपको जीरोज मिल जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बच्चों यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कोई पॉलिनोमियल नोट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जैसे मैंने लिखा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, और एक और एग्जांपल अच्छा सा ले लेता हूँ माइनस 11x माइनस 3, माइनस 11x माइनस 3। अब ये एक पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आंसर है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं इनकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, डिग्री आपको पता है 3 होती है। अब इसमें आप बाय ट्रायल एंड एरर वैल्यू पुट करते जाओ, और वैल्यू पुट करने पर आप देखोगे कि इसके आपको 3 क्या मिल जाएंगे, जीरोज मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपने अगर यहाँ पर 3 रखा, आप बहुत सारी वैल्यू पुट करते जा रहे होगे, तो 3 जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने -1 पुट किया, यहाँ पर क्या पुट किया, -1 पुट किया, तो देखो क्या होगा, 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। इसका आंसर भी हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, मैंने एक और वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर -1/3। क्या पुट कर ली, -1/3। तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, है ना, माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, इस तरह से। ठीक है, और इसको सबको सॉल्व करने पर मैंने देखा कि इसका आंसर भी क्या बन रहा है, 0। तो इसका मतलब ये है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हमारे पास होता है तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं उसके, तो आंसर है 3 जीरो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बच्चों, 3 जीरो हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। ये क्या हैं, आर जीरोज। ये क्या है बच्चों, जीरोज हैं ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर से आपको एक बात समझ आ जाएगी। क्या बात समझ आ जाएगी सर, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जब डिग्री 1 हो, जब डिग्री हमारी कितनी हो, 1 हो, तो उसका सिर्फ एक जीरो निकल कर आता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हो जिसकी डिग्री 2 हो, तो उसके कितने जीरोज निकल कर आते हैं, 2 जीरोज। इस बात का मतलब यह है कि वहां पर x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिन पर वो पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता होगा, 0 हो जाता होगा। ऐसे अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखता हूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3। तो जब डिग्री 3 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, कितने जीरो आ सकते हैं, तो आंसर है 3 जीरो हो सकते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, कितने जीरो हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली 3 आएंगे, अब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। ये वाली बात को आपको क्लियर रखना है। इसमें मैंने आपको बता दिया डिग्री 2 होगी तो 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, डिग्री 1 है तो 1 जीरो हो सकता है ना, डिग्री 3 है तो 3 जीरो हो सकते हैं। अगर डिग्री 4 हुई तो 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, डिग्री 5 हुई तो 5 हो सकते हैं मैक्सिमम जीरोज। तो इस तरह से आपने ये एक डिसीजन निकाला। क्या डिसीजन निकाला बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री कितनी, 1 होती है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल कर आते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज उसके निकल कर आते हैं कितने, 1। ठीक है, फिर हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जो डिग्री होती है हमें पता है कितनी होती है, डिग्री इसकी 2 होती है, और इसके जो नंबर ऑफ जीरोज निकल कर आते हैं, तो ये हमने बाई ट्रायल एंड एरर कर करके देखा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हमें 2 मिले। ठीक है, फिर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी करके देखा,
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कितनी, 3 होती है ना। डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज निकल कर आते हैं वो हमने बाय ट्रायल एंड एरर कर कर देखा है कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने कहा कि कोई एक जनरल एक कोई पॉलिनोमियल होगा, कोई भी पॉलिनोमियल है ना, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, n। डिग्री क्या है, कोई भी n डिग्री है उसकी, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज उसके कितने रहे होंगे। तो हमने कहा अच्छा डिग्री 1 होती है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होते हैं, डिग्री 2 होती है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं, डिग्री 3 होती है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होते हैं। तो अगर डिग्री n हुई, n की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, तो अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो आपने कहा अगर डिग्री n है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज भी n होते हैं। यहाँ ध्यान दो, अगर डिग्री 3 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 3 होते हैं, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं। तो ऐसे कहा हमने कुछ भी डिग्री हो, मतलब कुछ भी वैल्यू हो, जैसे अगर सपोज करो 100 है डिग्री तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 100। अगर यहाँ पर 1000 है डिग्री तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1000। ऐसी 1 लाख है डिग्री तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आते होंगे, 1 लाख, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये मीनिंग होता है नंबर ऑफ जीरोज का। नंबर ऑफ जीरोज आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने पर अगर वो पॉलिनोमियल का हमारा रिमाइंडर या फाइनल आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वो 0 हो जाता है, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाती है। और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल के लिए हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा है कि डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। सो दिस इज द बाय ट्रायल एंड एरर हमने ये करके देखा है। लेकिन आप इसका और क्लियर कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो उस और क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों मैं आपको किस पर लेकर चलता हूं, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। इसका एक दूसरा एक्सट्रैक्ट भी है, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं आपको उस पर लेकर चलता हूं और ज्योमेट्रिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये जो हमने अपना एक रिजल्ट निकाला है, ये जो हमने एक रिजल्ट निकाला है, क्या ग्राफिकली भी ये वाली सारी बातें प्रूफ की जा सकती हैं। तो वो मैं अब आपको करके दिखाता हूं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ जीरोज कितने कितने हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो आप समझ चुके हो बच्चों, वो ये समझ चुके हो कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है लाइक px है ना इक्वल्स टू समथिंग है ना, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, उसमें अगर मैं x इक्वल्स टू k रख देता हूँ, x इक्वल्स टू क्या रख देता हूँ, k, एनी कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, और अगर हमारा आंसर 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि x इक्वल्स टू k इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है, ठीक है। तो देन वी कैन से x इक्वल्स टू k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो अगर ये आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कुछ भी k पुट करने पर अगर उस पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये x इक्वल टू k क्या है, उस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ डिफरेंट ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ में डायरेक्टली वही बना रहा हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। तो सबसे पहले ही बात जो हम करते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल की करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ आपको और मुझे समझने के लिए है। तो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका ग्राफ मैं बुक में से लेकर डायरेक्टली बना देता हूँ क्योंकि हमारा जो पर्पज रहेगा वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ग्राफ आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पर फटाफट से बना देता हूँ। 1 2 3 4 इस तरह से कुछ रहा होगा, 1 2 3 4 ऐसा कुछ, -1 -2 -3, इधर हमारे पास -1 -2 -3, ठीक है। मैं जो ये ग्राफ यहाँ पर जितने भी बनाऊंगा आज की क्लास में वो सबके सब रफ ग्राफ होंगे। तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो तो उसको नेगलेक्ट किया जाना चाहिए ग्राफ में अगर बनाने में, ठीक है, क्योंकि मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा ऐसा,
ठीक है, ये जो ग्राफ दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये है हमारा -3/2 एंड 0, -3/2 एंड 0, ये एक्स एक्सिस पर जहां भी कट कर रहा है एंड दैट इज -3/2 एंड 0। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना आप क्लास 9th में सीख कर आ चुके हो कि इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ और वहां पर पेयर बना लो, कोऑर्डिनेट बना लो, उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दो, प्लॉट करके ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने ऐसे डायरेक्टली बना दिया। अब हमने ये देखा कि अगर इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो x वाली जो एक्सिस है हमारी, कौन सी वाली बच्चों, x वाली जो हमारी एक्सिस है, x वाली एक्सिस को मैंने देखा कि ये सिर्फ एक ही जगह कट करता है। x वाली एक्सिस को, ये वाली जो लाइन का ग्राफ बनाया जाता है, ये एक ही जगह कट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये x को जहां पर x को अगर एक ही जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब यहीं पर y की वैल्यू 0 हो सकती है, यहां पर ही y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। जैसे y = 2x + 3 लिखा हुआ है ना, इस y को हम थोड़ी देर के लिए क्या लिख लें, पॉलिनोमियल। ये 2x + 3 क्या है, पॉलिनोमियल है ना, ऐसा y को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लिख लिया, px = 2x + 3। अब यहां पर x = कितना, -3/2, -3/2 अगर हम पुट करते हैं तो -3/2 पुट करने पर आप क्या देखते हो, 2 × -3/2 + 3, ऐसे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर क्या आता है, 0। तो इसका मतलब x = -3/2 = 0 है ना। तो यहां पर किसका, ऑफ px। अब ये जो px है वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में y लिख सकते हैं। मैंने y को तो px लिख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि px का आंसर 0 हो गया, या आप इसको ऐसे कहना शुरू कर दिया कि px के आंसर की जगह आपने कहा कि x = -3/2 पर, x = -3/2 पर y क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, y का आंसर हमारा क्या हो जाता है, 0। हमने यही तो कहा कि ये जो px है वो 0 हो जाता है, कब, x = -3/2 पर। तो मैंने px को px मैंने किसको नाम दिया था, y को नाम दिया था ना, तो मैं px 0 हो जाता है, इसकी जगह ये कहना शुरू कर दूं कि y 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में हमारा px x = -3/2 पर 0 हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे कहना शुरू कर दूं कि x = -3/2 पर y क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब जहां पर भी y की वैल्यू 0 हो जाती होगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता होगा, एक सॉल्यूशन बन जाता होगा। जहां पर भी हमारी y की वैल्यू 0 हो जाती होगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता होगा, एक 0 होता होगा। तो y की वैल्यू इस वाली लाइन पर कहां पर 0 मिल रही है आपको, सिर्फ इस जगह पर 0 मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन को देखकर, इस ग्राफ को देखकर ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रही होगी जहां पर y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब इस लाइन का, इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही एक 0 रहा होगा। वो कौन सा रहा होगा, x = -3/2, जिस पर y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो y है ना, y की जगह आप px सोचो, है ना, यहां पर हमारा px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको कितने सॉल्यूशन मिले, या मैं कहूं कितने 0 मिले, तो आंसर है सिर्फ एक 0 मिला। तो ये ग्राफिकली यहां पर हमने क्लियर कर लिया कि जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन 0। ठीक है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन 0 होता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। ओके, तो ये हमने नोट कर लिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जैक्टली 1 पॉइंट होता है तो एग्जैक्टली 1 0 होता है। तो फॉर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं इस जगह पर कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax + b, है ना, तो उसके एग्जैक्टली कितने 0 होंगे, जो ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करता है, वहीं पर हमारा px 0 होता है या y 0 होता है, तो वही हमारा 0 बनता है।
तो हमने ये देखा है ग्राफिकली कि इस तरह के जो हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर कट करता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता है। हैज एग्जैक्टली कितने, एग्जैक्टली क्या होगा 1 0, एग्जैक्टली 1 0 होता है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, एग्जैक्टली 1 0 होता है। ओके, ये हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अगर आप डिफरेंट टाइप के और भी लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाओगे, वो सब के सब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहे होंगे, एक जगह कट कर रहे होंगे, मतलब वाई की वैल्यू एक ही जगह जीरो हो रही होगी, या मैं कहूँ पॉलिनोमियल की वैल्यू एक ही जगह जीरो हो रही होगी। तो यानी कि एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या रही होगी, जीरो रही होगी। अब अगर हम दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल बनाते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने बनाया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ऐसा, जिसका ग्राफ मेरे सामने पहले से है। जैसे मैंने यहां पर लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस तरह का, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। मैं एक रफ ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सिस बना ली, यहाँ पर बना ली मैंने वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जीरो। इधर हमारा कुछ 1 2 3 ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है। इधर हमारा -1 -2 -3 ऐसा कुछ चल रहा होगा। इधर हमारा इधर हमारा 1 2 3 4 ऐसा, और इधर -1 -2 -3 ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसको मुझे कहाँ पर कट कराना है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ये वाले नंबर और बढ़ा लेता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है -4 -5 ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये कहाँ पर कट कर रहा है, -1 और 4 पर, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाता हूँ। ये ग्राफ जो बनाया जा रहा है ये एक रफ ग्राफ होगा, और ये जो रफ ग्राफ है सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा कुछ चल रहा होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, और ऐसे गया होगा, ऐसे करके आया होगा, ठीक है। ये ऐसा चल रहा होगा, और यहाँ से आने के बाद फिर कहाँ पर जा रहा है, ये 4 पर, ठीक है। ऐसा गया और ये ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ यू शेप बनेगी, और थोड़ा सा अच्छा बनाया जाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि जब भी यहाँ पर एक ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है। एक तो यहाँ पर मैंने देखा -1 और 0 पर कर रहा है, और दूसरा ये कहाँ पर कर रहा है, 4 और 0 पर कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर कर रहा है, -1 और 0 पर, और 4 और 0 पर। इस बात का मतलब ये हो गया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 इक्वल्स टू 0, तब भी इसका आंसर 0 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू +4 इज अ 0। क्या है, 0 है। किसका, इस पॉलिनोमियल का, है ना। ऑफ इस पॉलिनोमियल को आप थोड़ी देर के लिए px नाम भी दे सकते हो, ठीक है, px, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो हमने ये देखा कि जब डिग्री 2 होती है तो ग्राफिकली हमने ये देखा है कि उसका जब ग्राफ बनता है तो वो x को दो जगह पर कट करता है, और x की वो दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या होती हैं, 0। और हमने साथ में ये देखा कि x की हमेशा वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 बनती है जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है ना, y की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 कहां हो सकती है, x एक्सिस पर। तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि अच्छा, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते वक्त x एक्सिस पर ग्राफ जितनी जगह कट करेगा उतने ही हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे। उतने ही प्यारे बच्चों हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे। ये वाली बात क्लियर रखना है, ठीक है बच्चों, क्या बात क्लियर रखना, उतने ही हमें क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमें नंबर ऑफ जीरो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों
दो जगह पर हमें कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो -1 और 0 पर, ठीक है, और दूसरा हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें 4 और 0 पर कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। कौन सी वाली बात बच्चों ध्यान रखेंगे कि डिग्री जब हमारे पास 2 होती है, डिग्री जब हमारे पास 2 होती है तो वो ग्राफ हमेशा दो जगह पर कट करता है, ठीक है। जब डिग्री हमारे पास 1 होती है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। तो इसलिए 1 0। अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके 2 जीरोज होंगे। अब यहां पर ये जो ग्राफ है वो इस तरह की शेप बन के तैयार होती है, ये इस तरह की शेप है ना, इस तरह की जो शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम पैराबोला कहते हैं। अब इनके जो ग्राफ हैं पैराबोला वाले, उनके बहुत सारे केस बन सकते हैं बच्चों, ये वाली बात ध्यान रखना, बहुत सारे केस बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्राफ है ना, वो डिफरेंट केस कैसे कैसे बन सकते हैं। ऊपर भी हो सकता है ये पैराबोला, नीचे भी हो सकता है, तो बहुत सारे केस बन सकते हैं, जिनमें से एक केस लाइक इस तरह से, ऐसा एक केस बन सकता है। तो ये दो जगह कट कर रहा है, आपको क्लियर दिखाई देगा होगा, है ना। ऐसे और हमने ग्राफ बनाकर देखे डिफरेंट इक्वेशन के लिए, तो ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो ग्राफ है ये ऐसा भी हो सकता है। किस तरह का बना दूं मैं, इस तरह का, जैसे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। यहां पर भी आप देख रहे हो दो जगह कट कर रहा है, ठीक है। और भी हमने डिफरेंट टाइप के देखें, तो हमारा थर्ड अगर हम देखें तो हमें ऐसा भी देखने को मिला पैराबोला, ये लाइक दिस, ऐसा कि ये एक ही जगह टच कर रहा होगा, ऐसा भी देखने को मिला है हमें, ठीक है। और हमें ऐसा भी देखने को मिला है, फोर्थ हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि ये ऊपर की तरफ ऐसे एक जगह टच कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऐसा बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, है ना। एक इस तरह सा का भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, हमने बहुत सारी इक्वेशन में ऐसा भी देखा है कि ये कहीं पर x को टच ही नहीं कर रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं पर टच ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ y एक्सिस को टच कर रहा है, x को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी हमने देखा है। और इसके अलावा एक और नंबर है, 6th नंबर, वो भी मैं बना देता हूं यहीं पर, कि ये ऐसा केवल नीचे की तरफ बना हुआ है, ऐसा, ठीक है। ये भी कहीं पर टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो अगर यहां पर दो जगह ये टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। इसमें अगर दो जगह टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें एक जगह टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1। इसमें एक ही जगह टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1। इसमें एक भी जगह टच नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें एक भी जगह टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, 0। तो इसका मतलब यह है कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर बच्चों क्या होता है कि ग्राफ बनाते वक्त हमने ये देखा है, डिफरेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाते वक्त हमने ये देखा है कि ऐसा होता है कि कहीं पर तो ग्राफ ऐसा बनता है जो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज 2 हुए। तो फिर हमने ग्राफिकली हमने ये देखा है कि ऐसा ग्राफ भी बनता है जहां पर नंबर ऑफ जीरोज 1 हुए, ठीक है, एक ही जगह टच करता है। फिर ऐसा भी हमने देखा है कि कभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं कि जहां पर ग्राफ ये कभी टच ही नहीं करता किसी को, मतलब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, तो इसका मतलब उसका कोई भी जीरो नहीं हुआ, है ना। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हमने जो रिजल्ट ये निकाला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं, सिर्फ डायरेक्टली ये कह देना नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा सही करने की जरूरत क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं ये लिखा जाना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 0 भी हो सकते हैं, कोई भी ना हो, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यानी कि ग्राफिकल मेथड हमें यह बता देता है, ये वाली बात समझा देता है क्लियरली कि जब अगर किसी कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं उनका ग्राफ बनाने पर हमें यह पता चला है कि ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स की कोई वैल्यू ना हो जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, यानी कि 0, ठीक है। दूसरा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें ग्राफिकली ये भी देखने को मिला है कि x की सिर्फ एक वैल्यू होती है जिस पर वो 0 हो रहा होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा है
कि x की 2 वैल्यू होती हैं जिन पर वो 0 हो जाता है, 2 से ज्यादा कभी नहीं हमने देखा। तो इसलिए हमने ये रिजल्ट बनाया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 0 हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर मैं लिखता हूं, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें डिग्री 2 है ना, तो हमने क्या कहा, ये क्या है, एक जनरल एक फॉर्म है। यहाँ पर जो a है उसको आप कभी भी 0 के इक्वल नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये कितने 0 रख सकता है, तो हमने कहा कि अगर डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 0। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 0। कितने 0 बच्चों, एट मोस्ट 2 0 हो सकते हैं। एट मोस्ट वर्ड बच्चों जब भी मैं लिखा करूं ना, एट मोस्ट का मतलब होता है कि 2 या 2 से कम, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ से ये वाली बात क्लियर की कि हमें यहां पर सिर्फ ये नहीं लिख देना चाहिए कि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, हमें लिखना चाहिए मैक्सिमम या एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। एट मोस्ट टर्म हम यहां पर यूज कर लेते हैं, एट मोस्ट जो हो सकते हैं नंबर ऑफ जीरो, जो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड पर आते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें भी हमें एक बात देखने को मिलेगी कि ऐसे ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनका जो एक्सिस पर एक भी जगह कट नहीं करते हैं, यानी कि 0 है ना, कोई 0 नहीं होता है उनका। हमने ये भी देखा है कि वो सिर्फ एक जगह कट करते हैं, तो यानी कि उनका नंबर ऑफ 0 1 हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 जगह भी कट करते हुए देखा है हमने, उनको 3 जगह भी कट करते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ पर अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वो एट मोस्ट कितनी जगह पर कट कर सकता है, एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट कर सकता है। इसका मतलब उसके मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं, 3 0 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आप ग्राफ बना सकते हो बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी डिफरेंट टाइप के हम ग्राफ बना सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसका ग्राफ मेरे सामने हो, x³ - 4x, x³ - 4x। ये मेरे पास एक कोई एक इक्वेशन है, y = x³ - 4x, ये ऐसा। ठीक है, तो जनरल आपको फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, ax³ + bx² + cx + d। अब अगर हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसका हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने पर हमने देखा कि इसका ग्राफ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं फुल ग्राफ नहीं बना रहा हूं वैल्यूज के साथ, मैं सिर्फ उसका ग्राफ जो जैसा दिख रहा है सिर्फ वैसा बना देता हूं, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इसका ऐसा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं और ये जो कट करता है ये -2 पर, 0 पर और 2 पर, इस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जा रहा है, ऐसा जाता है, फिर हमारा ऑरिजिन से पास करता है, फिर ऐसे चला जाता है। ठीक है, इस तरह का कोई ग्राफ बन रहा है और ये -2 पर, मतलब इस जगह पर -2 एंड 0 पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर 0 0 पर कट कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पर कहाँ कट कर रहा है, ये 2 एंड 0 पर। ठीक है, कहाँ पर कर रहा है, 2 एंड 0 पर। तो इसका मतलब x = अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करूँ तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर दूँ x की जगह तब भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज मिल रहे हैं इसको देखने पर, 3 0। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इसका ग्राफ बनाने पर हमें 3 0 देखने को मिले। अब हमने कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे x³ - x² ले लिया। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया गया था वो इसके लिए बनाया गया था। अब मान लो हमने ले लिया x³ -
एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बनाया, तो वो जो ग्राफ है वो मैंने देखा कितनी जगह पर कट कर रहा है। वो ग्राफ जो कट कर रहा है वो 2 जगह पर कर रहा है, और सिर्फ एक्स क्यूब ले लेता हूं तो 1 जगह कट कर रहा है ना। सिर्फ एक्स क्यूब ले लेता हूं तो 1 जगह कट कर रहा है। तो जैसे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ पर आपके सामने बना देता हूं। ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरह का 2 जगह पर कट कर रहा है। एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो एक्स क्यूब का ग्राफ हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह से चलता है, 1 जगह और जगह पर कट करता है, फिर इसके बाद ऐसा करके चलने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप और बहुत सारे ग्राफ अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मैक्सिमम यहाँ पर इसने कट किया वो कहाँ पर कट किया, 3 पर। इसने मैक्सिमम कहाँ पर कट किया, कितने जीरोज मिले, कितने मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया, 2 जगह पर, तो यानी नंबर ऑफ जीरो इसके 2 हुए। इसने कितनी जगह पर कट किया, सिर्फ 1 जगह पर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज 1 हुआ। तो लेकिन ये सबकी सब कैसी इक्वेशन है, कैसे पॉलिनोमियल है, ये सबके सब कैसे पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, तो आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि इनके ग्राफ में कभी तो ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करता है, कभी ये 2 जगह कट करता है, कभी ये 1 जगह कट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ जीरोज मिलते हैं। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ये वाली ध्यान रखना, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये कितने जीरोज मैक्सिमम रख सकता है। तो पॉलिनोमियल with degree 3 has at most कितने जीरो, at most 3 जीरोज, 3 जीरोज, ठीक है। ये वाली बात क्लियर रखना कि मैक्सिमम उसके कितने जीरोज देखने को मिले हैं, हमें 3 जीरो देखने को मिले हैं, ये वाली बात क्लियर रखना, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब हमें अपना स्टेटमेंट चेंज करना होगा। ग्राफ से हमें ये वाली बात समझ आई है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं वो एट मोस्ट 3 जीरो रखते हैं, यानी 3 से कम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा करेक्शन हो गया, जो हमने पहले लिखा था उससे थोड़ा सा करेक्शन हो गया, और ग्राफिकल मेथड से हमें ये वाली बात समझ आ गई कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो वो एट मोस्ट कितने जीरोज रख सकता है, n जीरोज रख सकता है एट मोस्ट। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल आ गया जिसकी डिग्री 100 है तो उसके कितने जीरोज हो सकते हैं। तो अलग अलग 100 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पर हम ये देखेंगे कि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एक्स एक्सिस को वो कट करते होंगे वो 100 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, 99, 98, 50, 45 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो एक्स एक्सिस को वो कट करेगा वो कितनी जगह पर कर सकता है, 100 जगह पर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने रख सकता है, n रख सकता है। ये हमने ग्राफिकल मीनिंग निकाला जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड प्यारे बच्चों हमारा एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल है, तो उसको करना आप बिल्कुल आसान होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये वाली बात ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं। एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी जगह पर कट कर रहा हो वो उसका क्या कहलाता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज वो रखता है, ठीक है। तो चलो मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, उनको आपको देखना है और देखकर बच्चों ये बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे ये एक ग्राफ बनाया, सेकंड एक और ग्राफ बना रहा हूं, सबको आंसर करना है कि कितने कितने ये जीरोज रख रहे होंगे, ठीक है। सब बच्चों को आंसर करना है कितने कितने जीरोज रख रहे होंगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया होगा तो इन सब के आंसर आप बिल्कुल क्लियर करोगे, ठीक है। क्लियर आंसर देने हैं आपको, यानी कोई गलती नहीं करेगा किसी भी तरह का, ठीक है। ऐसा और बना लेता हूं और फोर्थ टाइप बना लेता हूं इसका, जो हमसे पूछा हुआ है सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट देने हैं सभी बच्चों को। कैसे देंगे, 0, ठीक है। ये सब जो है वो एक्स एक्सिस बनाई जा रही है, इधर वाई बनाई जा रही है, क्लियर होगी ये वाली बात आपको।
ये एक्स एक्सिस बनाई जा रही है और ये वाई एक्सिस बनाई जा रही है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, एक्स वाई और ये वाई डैश, ये एक्स और ये वाई एक्स डैश वाई डैश। ओके, और भी यहाँ पर पूछे हुए हैं क्वेश्चन क्या हमसे? हाँ, और भी पूछे हुए हैं। कौन सा वाला पार्ट? फिफ्थ वाला पार्ट। ऐसे बनाना है हमें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और इसका ग्राफ जो दे रखा है वो एक जगह पर टच हो रहा है। ठीक है, एक जगह पर। और सिक्स्थ वाला इस तरह से वहाँ पर हमें ग्राफ दे रखा है, ये कई सारी जगह पर टच हो रहा है। क्या? ऐसा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक बार नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसा एक्स डैश, यहाँ पर एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, एंड दिस इज व्हाट? वाई डैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, और यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। क्यों ये आसान क्यों है सर? क्योंकि हमें सिर्फ इतनी सी बात ही तो देखनी है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है। जितनी जगह कट कर रहा होगा ऑफ कोर्स उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे, है ना? ये वाली बात क्लियर है? तो ठीक है, बना देते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इस वाले का बताइए कितना होगा? तो आपने कहा अच्छा ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, इस वाले पार्ट का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बनाया गया होगा, उस पॉलिनोमियल में x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिस पर वो क्या हो जाता होगा? पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर, जो भी वैल्यू रही हो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ये भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे? तो आंसर है यहाँ पर x की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पर 2 जगह कट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू व्हाट? 2। ठीक है, ये भी आसान है। ऐसे ये भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसमें ये x की 3 वैल्यू हमें ऐसी मिल रही हैं जिन पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता होगा? 0 हो जाता होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज ये 3 रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही इस वाले की बात करो, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है, उस पॉलिनोमियल में x की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हमें कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है। क्लियर है ये वाली बात भी? फिर इसके बाद इस वाले ग्राफ पर आ जाओ, तो ये एक जगह कट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये जिसका भी ग्राफ बनाया गया है, ये पॉलिनोमियल में सिर्फ x की एक वैल्यू ऐसी रही होगी, सिर्फ x की एक वैल्यू ऐसी रही होगी जिस पर ये ग्राफ, जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। एक जगह टच कर रहा है, x की यहाँ पर जो भी वैल्यू रही हो। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 4 जगह कट कर रहा है ना? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल के कितने रहे होंगे? 4। यानी x की ये 4 वैल्यू ऐसी होंगी जिन पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने निकल कर आएंगे? नंबर ऑफ जीरोज निकल कर आएंगे प्यारे बच्चों 4। तो सिर्फ सिंपल है, जितना x पर जितनी जगह कट कर रहा है उसको देखते जाओ तो आपका क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज आपको पता चल जाते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 1, और आप एक्सरसाइज 2.1 इसके बाद आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को का रिलेशन उनके कॉफिशिएंट से हम देखेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट होते हैं और उनके जो जीरोज होते हैं, इनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और तब तक आपको क्या करना है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज 2.1 करनी है। YouTube पर जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने ये एक्सरसाइज पूरा डिटेल में ग्राफिकल मेथड समझाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर कंप्लीट है, प्लस वहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिल जाता है। पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए अगर आपको RS अग्रवाल की बुक से अगर क्वेश्चन चाहिए
तो ये भी यूट्यूब पर कंप्लीटली अपलोडेड है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में यूट्यूब के साथ साथ आप जीएस क्लासेस ऐप पर भी ये सारे के सारे आपको ये सब कुछ मिल जाता है पूरा डिटेल में, पॉलिनोमियल चैप्टर आपको मिल जाता है। वहाँ पर ये बेनिफिट होगा ऐप पर देखने पर कि किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं आएगा वीडियो देखते वक्त, और ना ही साइड में कोई डिस्ट्रैक्शन वाले सजेशन आएंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर आराम से स्टडी कर सकते हो। तो आप जीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके ये सारा का सारा मटेरियल, ये सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाते हैं।